अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि हम किस कोर्स की बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं पाइथन विद ऑटोमेशन। ठीक है। ऑटोमेशन की हम अभी सेपरेटली अलग से बात करेंगे कि पाइथन में ऑटोमेशन का क्या मतलब है। सबसे पहले हम पाइथन की बात करें। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से होंगे या नॉन प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से भी होंगे। मेरे पास में जो ज्यादातर गैदरिंग होती है वो सब नॉन प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से होती है। बहुत सारे लोग डेवऑप्स से हैं, बहुत सारे लोग क्लाउड से हैं, बहुत सारे लोग नेटवर्किंग से हैं, सिस्टम एडमिन से हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म से हैं। और हम पाइथन विद ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ भी क्वेश्चन आता है कि मुझे 10 साल हो गए या मुझे 5 साल हो गए या मुझे 15 साल हो गए बगैर कोई प्रोग्रामिंग पढ़े, मैंने बहुत टाइम से कोई प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी है, तो क्या मैं पाइथन पढ़ सकता हूँ या मुझे पहले कोई और प्रोग्रामिंग पढ़नी पड़ेगी पाइथन पढ़ने के लिए। जैसे होता है ना, अगर आप जावा पढ़ने जाएंगे तो आपसे बोला जाएगा कि आप पहले कोई एक प्रोग्रामिंग पढ़ के आइए फिर आप जावा पढ़ सकते हैं। तो क्या पाइथन के लिए कोई प्री रिक्विजिट है? नहीं, पाइथन के लिए कोई भी प्री रिक्विजिट नहीं है। अगर आपने अभी तक कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी है तब भी आप पाइथन पढ़ सकते हैं। इवन मैं तो इतना कहूंगा कि अगर आप एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, आप सब तो एक टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, अगर आप एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तब भी आप पाइथन पढ़ सकते हैं। पाइथन इतना इजी टू लर्न है। और यही एक रीजन है कि पाइथन इतना ज्यादा पॉपुलर भी है आज के टाइम, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा आसान है पढ़ना इसको और समझना इसको और लिखना भी। कोई भी एक नॉन टेक्निकल पर्सन, जैसे मैं अगर आपसे बात करूं तो आजकल आप सुनते होंगे डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के बारे में। इसमें आजकल डेटा साइंस में और मशीन लर्निंग में और एआई में वो लोग भी आ रहे हैं जो नॉन टेक्निकल हैं, जैसे कि एमबीए वाले बहुत सारे लोग। आपने अगर एमबीए वगैरह में देखा होगा तो एमबीए में उनका जो स्ट्रीम होता है उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग और डेटा, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो लोग जो नॉन टेक्निकल हैं वो भी डेटा साइंस और एआई की तरफ मूव कर रहे हैं। और उन लोगों को भी एक प्रोग्रामिंग पढ़ने की जरूरत पड़ती है डेटा साइंस में, या किसी को एआई में मूव करना है या मशीन लर्निंग में जाना है तो मुझे एक प्रोग्रामिंग आनी चाहिए पहले से। अब यहाँ कई सारे ऑप्शन होते हैं उनके सामने कि भाई आप पाइथन पढ़ सकते हो, आप सेस पढ़ सकते हो, आप आर प्रोग्रामिंग पढ़ सकते हो। लेकिन आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ लोग प्रेफर करते हैं पाइथन पढ़ना। क्यों? क्योंकि पाइथन इजी टू लर्न है और इसकी कोई भी प्री रिक्विजिट नहीं है। तो जब आप इसके पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि ये बहुत आसान है, एंड रियली में वी विल प्रूव दैट विद सम एग्जांपल, डू नॉट वरी अबाउट दिस। तो पाइथन एक बहुत आसान लैंग्वेज है, इसे कोई भी पढ़ सकता है, इसके लिए कोई भी प्री रिक्विजिट नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे बहुत टाइम हो गया है प्रोग्रामिंग छोड़े हुए तो आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई विल टेक केयर फॉर एवरीथिंग एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो। आई विल अज्यूम कि आपने अभी तक कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी है, तो हम प्रोग्रामिंग की जो प्री रिक्विजिट होती हैं वो भी यहाँ पे डिस्कस करें। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि भाई इसके लिए कोई भी प्री रिक्विजिट नहीं है, तो अगर मुझे नहीं आता पहले से कुछ तो भी मैं पाइथन आसानी से पढ़ सकता हूँ, तो अब मुझे इसकी चिंता नहीं है। अब एक बार कोर्स कंटेंट चेक करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि पाइथन का इंट्रोडक्शन, यानी कि पाइथन क्या है एग्जैक्टली। ये एक प्रोग्रामिंग है लेकिन इसकी डेफिनेशंस वगैरह क्या है समझेंगे। हिस्ट्री और वर्जन्स, वर्जन समझना पाइथन का बहुत मैंडेटरी पार्ट है। पाइथन के फीचर्स हो गए, ये हेल्प करेगा आपको पाइथन को और अच्छे से समझने। बहुत सारे लोगों को यहाँ एक कंफ्यूजन रहता है कि, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल बताऊं, एक बार एक स्टूडेंट का मेरे पास कॉल आया, उसको पाइथन ऑटोमेशन के लिए करना। तो जो ऑटोमेशन के लिए आप देखेंगे ज्यादातर चीजें प्रोग्रामिंग जो यूज होती हैं वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। सो यू वाज सेइंग दैट कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाने वाले हैं, आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पढ़ाने वाले। सो हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, और फिर प्रोग्रामिंग में और स्क्रिप्टिंग में डिफरेंस क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे माइंड में ऐसा कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसा मैंने आपको कहा कि हर प्रोग्रामिंग के कुछ प्री रिक्विजिट होते हैं, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दैट। वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ठीक है। ऑपरेटर्स, ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, किस ऑपरेटर का क्या यूज होता है। इफ एल्स, ताकि हम प्रोग्राम में डिसीजन ले सकें। ये सबसे छोटा टूल है प्रोग्रामिंग का लेकिन सबसे ज्यादा यूज होता है। लूपिंग कॉन्सेप्ट, पाइथन में हम लूप्स कैसे यूज कर। कंट्रोल स्टेटमेंट, हम लूप्स को कैसे कंट्रोल करेंगे ब्रेक और कंटिन्यू के थ्रू। पाइथन में हम इनपुट कैसे रीड करते हैं और इनपुट फंक्शन में फॉर्मेटिंग कैसे होती है, प्रिंट फंक्शन कैसे काम करता है, ये सारी चीज। टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग क्या है पाइथन में, क्यों की जाती है और कैसे की जाती है और कब की जाती है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर। हमारे पास में स्ट्रिंग है, हम स्ट्रिंग के बहुत सारे मेथड्स पढ़ेंगे। स्ट्रिंग के मेथड्स तब यूज होते हैं जब आप किसी टेक्स्ट डेटा पे काम करते हैं, चाहे वो टेक्स्ट डेटा आपका किसी यूजर से इनपुट रीड करने के बाद का डेटा है, या वो किसी कमांड का आउटपुट है, या वो टेक्स्ट डेटा हमने किसी फाइल से रीड किया है। जब हम उस टेक्स्ट डेटा पे काम करते हैं, टेक्स्ट डेटा को फॉर्मेट करते हैं, तब हमें स्ट्रिंग के मेथड्स यूज।
किसी भी आप प्रोग्रामिंग में जाएंगे, चाहे आप सी में जाएं, सी प्लस प्लस में जाएं, जावा में जाएं, तो आपने एरे के बारे में, लेट मी कंप्लीट, आपका जो भी डाउट होगा मैं एक बार कोर्स कंटेंट आपको एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद फिर आप डेफिनेट, तो आपने सुना होगा एरे के बारे में। एरे कैन स्टोर मल्टीपल आइटम इनटू ए सिंगल वेरिएबल। पाइथन में एरे नहीं होता, इसका क्या रीजन है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट एरे की जगह पे पाइथन में लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर होता है। पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर पाइथन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर लर्निंग पर्पज, इवन फॉर इंटरव्यू पर्पज एज वेल। आप देखेंगे, आप पाइथन का कोई भी इंटरव्यू देने जाएं, ऐसा कोई भी इंटरव्यू नहीं हो सकता, चाहे वो किसी भी प्रोफाइल के लिए क्यों ना हो, कि आपसे डेटा स्ट्रक्चर्स ना पूछे जाएं। पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर लिस्ट, टुपल, डिक्शनरी और सेट, ये 4 डेटा स्ट्रक्चर पाइथन के सबसे इंपॉर्टेंट, और पाइथन का स्टार्ट ही यहीं से होता है, डेटा स्ट्रक्चर। तो लिस्ट क्या है, टुपल क्या है, डिक्शनरी क्या है, हम इनका कहाँ यूज करते हैं, किस तरीके से हम इन पे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, हम ये डिस्कस करेंगे। देन डेट एंड टाइम, यानी कि हम डेट्स को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, दो डेट का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, एक डेट को किसी टाइम जोन के अकॉर्डिंग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेट को यूटीसी फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑल दीज बेसिक थिंग्स जो हम डेली बेसिस पे परफॉर्म करते हैं अपने प्रोग्राम में, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पाइथन में फंक्शंस होते हैं, यानी कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कैसे बनाते हैं, और फंक्शन में कितने टाइप्स के आर्गुमेंट होते हैं, ये एक टॉपिक है हमारे पास में। फंक्शन से हम कोड की रियूजेबिलिटी गेट कर पाते हैं, तो फंक्शन हर प्रोग्रामिंग में होता है, नॉट ओनली इन पाइथन। अब एक कॉन्सेप्ट आता है मॉड्यूल। अगर आप किसी से भी बात करेंगे पाइथन के बारे में, तो आपसे हमेशा एक बात की जाएगी कि पाइथन में मॉड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत छोटा सा पॉइंट, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप कह सकते हैं ये पाइथन का बेस, पूरा पाइथन ही मॉड्यूल बेस्ड इम्प्लीमेंटेड है, और हम आगे जो भी काम करते हैं वो मॉड्यूल बेस्ड काम करते हैं। तो एग्जैक्टली मॉड्यूल होता क्या है, हम मॉड्यूल कैसे बनाते हैं, मैं अपना खुद का मॉड्यूल कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, थर्ड पार्टी मॉड्यूल को इंस्टॉल कैसे किया जाता है, और जो मॉड्यूल्स हैं उनको हम यूज कैसे करते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स हम मॉड्यूल टॉपिक में डिस्कस करें। अब यहां तक का आप देखेंगे पाइथन, तो ये बेसिक पाइथन है। वैसे आप केआर में अगर क्वेरी करेंगे पाइथन के लिए, तो आपको कोई बेसिक या एडवांस पाइथन करके नहीं मिलेगा, ना ही हम ऐसा कभी पढ़ाते हैं कि ये बेसिक पाइथन की क्लास है या फिर ये एडवांस पाइथन की क्लास है। ये एक सारा कोर्स कंटेंट है, आप इसको कहीं भी चेक करके देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम, आप कहीं भी आर&डी कर सकते हैं। इसमें सारे टॉपिक्स हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के, लेकिन अगर आप इसको वैसे डिवाइड करना चाहें तो यहाँ तक जो मॉड्यूल कॉन्सेप्ट है, यहाँ तक का पाइथन बेसिक है। इसके बाद के जो टॉपिक आते हैं वो एडवांस पाइथन। फाइल हैंडलिंग सबसे पहला टॉपिक है। इसमें हम पढ़ते हैं कि हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फाइल को कैसे रीड राइट करेंगे, जैसे टेक्स्ट फाइल हो गई, सीएसवी फाइल हो गई, एक्सेल फाइल हो गई, जेसन फाइल हो गई, YAML फाइल हो गई, XML फाइल हो गई। तो अलग अलग टाइप की फाइल्स को हम कैसे रीड करेंगे और कैसे राइट करेंगे। और यहाँ बहुत सारे फंक्शंस होते हैं रिलेटेड टू फाइल और डायरेक्टरी, जैसे डायरेक्टरी बनाना, फाइल्स को कॉपी करना, मूव करना, फाइल्स की स्टेट्स निकालना। ठीक है, स्टेट्स में आता है जैसे कि फाइल कब क्रिएट हुई, कब मॉडिफाई हुई, फाइल का साइज क्या है, ओनर क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन, और डायरेक्टरीज को लिस्ट करना। तो बहुत सारे फंक्शंस आते हैं यहाँ पे रिलेटेड टू फाइल्स और डायरेक्टरी, वो हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत बड़ा टॉपिक है जो 2.5 से 3 क्लासेस में कंप्लीट होता है। काफी बड़ा टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे तरीके की फाइल्स को हम रीड राइट करना सीखते हैं यहाँ पे। एक्सेप्शन हैंडलिंग है हमारे पास में। अगर सपोज करो एक रनिंग प्रोग्राम में किसी वजह से मेरा प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाता है, तो हम उस टर्मिनेशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोग्रामिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब भी आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें एक्सेप्शंस को हमेशा हैंडल करके चलते हैं। अगर आप एक्सेप्शंस को हैंडल नहीं करेंगे, तो सपोज करो मैंने एक जॉब रन की, पाइथन का एक प्रोग्राम लिखा और उसको मैंने शेड्यूल कराया। अब किसी वजह से मेरा प्रोग्राम रात को फेल हुआ, नेक्स्ट डे जाके मैंने चेक किया कि मेरा प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन था वो कंप्लीट नहीं हुआ, मेरी जॉब मिड में ही फेल हो गई। अब मेरे पास में कोई एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं है। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं है तो मैंने उन एक्सेप्शंस को लॉग में भी नहीं लिखा हुआ, मैंने जेनरिक लॉग लिखे हुए हैं। तो नेक्स्ट डे उन जेनरिक लॉग के बेसिस पे रूट कॉज को फाइंड आउट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। अगर मैं एक्सेप्शंस को हैंडल करके एक पर्टिकुलर एरर राइट करवा रहा हूं, तो उसके बेसिस पे रूट कॉज को फाइंड आउट करना मेरे लिए आसान होगा, यानी कि डीबग करना कोड को आसान होगा। इसलिए एक्सेप्शन हैंडलिंग हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। और अगर हम एक्सेप्शन को हैंडल भी नहीं करेंगे, तो अगर मान लो बीच में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरा प्रोग्राम बीच में टर्मिनेट हो जाएगा। तो अगर प्रोग्राम बीच में टर्मिनेट हो जाएगा, ना तो लॉग कंप्लीटली लिखेगा और ना ही कुछ भी होगा। तो इसलिए एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम एक्सेप्शंस को कैसे हैंडल करेंगे, कौन कौन सी एक्सेप्शंस होती हैं, ये सब बाद में देखेंगे। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। आपने सुना होगा जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, सी प्लस प्लस भी UPS को सपोर्ट करता है।
ऐसे ही पाइथन भी ऊप्स को सपोर्ट कर। वैसे अगर आप ऑटोमेशन करने जा रहे हैं तो ऊप्स आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो जितने भी थर्ड पार्टी मॉड्यूल हम आगे पढ़ते हैं ऑटोमेशन के लिए, वो सारे के सारे ऊप्स बेस्ड इंप्लीमेंटेड हैं। इवन अगर आप पाइथन को भी देखेंगे, इनिशियली चेक करने की कोशिश करेंगे, तो आप पाएंगे कि पाइथन भी ऊप्स बेस्ड इंप्लीमेंटेड है। अगर आप में से कोई मशीन लर्निंग में, डेटा साइंस में जाता है, तो वो देखेगा कि आगे जाके मशीन लर्निंग के जितने भी एल्गोरिदम्स हैं वो सब क्लासेस हैं एक्चुअली। या आप में से अगर कोई वेबसाइट डेवलपमेंट में जाना चाहता है आगे, तो उसे ऊप्स बेस्ड की जरूरत पड़ती है। आप किसी भी फील्ड में जाएं, ऊप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑटोमेशन में एक बार को आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऊप्स का इंट्रोडक्शन एटलीस्ट रखते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट साबित होता है, क्योंकि यहाँ आप बहुत सारे पॉइंट्स के साथ क्लियर हो जाते हैं। इसलिए ऊप्स हम सबके लिए जरूरी है। और यही एक रीजन है कि मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सारे प्रिंसिपल्स, क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सारा कॉन्सेप्ट रखा हुआ है, ताकि अगर हम में से कोई आगे जाके मशीन लर्निंग में मूव होता है, या वेब डेवलपमेंट में जाता है, या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाता है, तो उसे आगे जाके कभी कोई परेशानी। मल्टी थ्रेडिंग यानी कि कॉन्करेंसी कैसे अचीव करेंगे प्रोग्रामिंग में। ट्रिगर मेल सेट करते हैं हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग के थ्रू। जैसे मान लो मेरी कोई जॉब फेल हो जाती है, या इवन जॉब सक्सीड रहती है, कई बार हम एक पर्टिकुलर टीम को मेल भेजते हैं, और वो रिपोर्ट भी कंटेन कर सकता है मेल, या वो ये भी कंटेन कर सकता है कि आपकी जॉब फेल हो गई है, या वो एक सिंपल मैसेज ये कंटेन कर सकता है कि जॉब आपकी सक्सेसफुली रन हो गई है, डेटा आपका अपलोड हो गया है, प्रोसेस हो गया है, वॉट जो भी रिक्वायरमेंट आपने देखा होगा, इस तरीके के टास्क हम बहुत ही नॉर्मल परफॉर्म करते हैं। तो मेल सेंडिंग पाइथन में, रेगुलर एक्शन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पैटर्न बेस्ड जब भी सर्चिंग हम लोग करते हैं या मैचिंग करते हैं, तो रेजेक्स यूज होता है। जैसे फॉर्म भरते हैं आप गूगल पे, आपने देखा होगा एक ईमेल आईडी का इनपुट बॉक्स होता है, एक मोबाइल नंबर का होता है। तो मोबाइल नंबर के इनपुट बॉक्स में अगर आप कोई और वैल्यू एंटर करते हैं, या सपोज करो आप एक वैलिड मोबाइल नंबर नहीं एंटर, आपने एंटर किया 123 ABCD, तो वो कहेगा आपसे दिस इज नॉट ए वैलिड मोबाइल नंबर, प्लीज एंटर वैलिड मोबाइल नंबर। तो वो कैसे वैलिडेट कर रहा है कि ये मोबाइल नंबर वैलिड है या नहीं है, किसके बेसिस पे? रेगुलर एक्सप्रेशन। हर प्रोग्रामिंग में रेगुलर एक्सप्रेशन, तो पाइथन में ये सर हेल्प करता है सर्चिंग में भी। मान लो एक लॉग फाइल है मेरे पास में, और मुझे लॉग सर्च करना है पैटर्न, तो रेजेक्स मेरे लिए काफी हेल्पफुल रहता है। या किसी और फाइल में मुझे कोई डेटा रेजेक्स बेस सर्च करना है, तब भी रेगुलर एक्सप्रेशन काफी हेल्प। डेटाबेस कनेक्टिविटी, हम अलग अलग टाइप्स के डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्शन बनाएंगे, क्वेरीज कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, डेटा कैसे फैच करेंगे। सॉकेट प्रोग्रामिंग, जिसमें टीसीपी यूडीपी क्लाइंट और सर्वर आता है, हम कैसे बनाएंगे टीसीपी क्लाइंट और सर्वर, यूडीपी क्लाइंट और सर्वर, डेटा सेंड और पाइथन में जीयूआई इनबिल्ट होता है। वैसे जीयूआई का देखो मैं आपको बताऊं क्लियरली इतना रियल टाइम में यूज नहीं हो, तो मैंने फिर जीआई क्यों रखा अगर इतना इसका यूज। कई बार क्या होता है, मेरे पास वैसे ऐसा बहुत कम गैदरिंग होती है, बट कई बार समर के टाइम में कुछ स्टूडेंट कॉलेज से होते हैं। अब कॉलेज स्टूडेंट को पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ने के बाद एक प्रोजेक्ट चाहिए। सिर्फ पाइथन प्रोग्रामिंग से कोई भी प्रोग्राम प्रोजेक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट कहाँ करना है। पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ने के बाद मैं आगे कहाँ जाना चाहता हूँ, क्या मैं पाइथन को यूज करके कुछ चीजें ऑटोमेट करना चाहता हूँ, तो मैं उस तरीके के प्रोग्राम बना सकता हूँ। क्या मैं पाइथन को यूज करके कोई आगे वेबसाइट डेवलपमेंट में जाना चाहता हूँ, तो फिर मैं वेबसाइट से रिलेटेड प्रोग्राम बनाऊंगा। मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना चाहता हूँ, तो वो पढ़ के मैं फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में प्रोग्राम बनाऊंगा। अगर मैं डेटा साइंस में जाता हूँ, तो फिर मैं आगे डेटा साइंस पढ़ के आगे डेटा साइंस के प्रोग्राम बनाऊंगा। अगर मैं मशीन लर्निंग में, एआई में जाता हूँ, तो वहां आगे पढ़ के फिर मैं उसमें। तो आप पाइथन के बाद में आगे मूव करेंगे फर्दर, उसके बाद में फिर आप उससे रिलेटेड प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। ये प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट है। पहली स्टेप जो रहती है कुछ भी करने के लिए, वो कोई भी एक प्रोग्रामिंग के जो आप कॉन्सेप्ट कह लो, उनको कॉन्सेप्ट पढ़ना, समझना और हैंड्स ऑन करना जरूरी है। उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि अब इस प्रोग्रामिंग को हम कहाँ यूज करने वाले हैं, किस तरीके से यूज करने वाले हैं। तो अब सिर्फ पाइथन को यूज करके अगर एक प्रोजेक्ट मुझे बनाना हो, तो मैं एक जीयूआई बेस्ड, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन बना सकता। इसके लिए मुझे कोई नई टेक्नोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मुझे वेबसाइट बनानी होगी, तो मुझे उसके लिए HTML, CSS, डिजांगो ये सब पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, तब फिर मैं जाके कोई एक एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन बना पाऊंगा। लेकिन सिर्फ पाइथन पढ़ के मैं एक डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन बना सकता हूँ। और इसलिए हमने इसमें जीयूआई रखा, ताकि अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट है, तो वो एक डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन बना के रिप्रेजेंट कर सके कि मैंने पाइथन पढ़ा और ये एप्लीकेशन मैंने बना। दैट इज द रीजन। अदरवाइज इसका आप जाएंगे ऑटोमेशन वगैरह में, इस सब में कोई यूज नहीं होता, ना मशीन लर्निंग में, ना डेटा साइंस, इधर इसका कोई यूज नहीं होता।